हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जहां पर हम आज कार्डियक साइकिल को समझेंगे और साथ ही साथ हम आज ईसीजी को भी समझेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा था और नोडल टिश्यूज़ को समझा था, हम वो एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने ये कहा था कि हम अपनी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? मस्कुलर हार्ट, ब्लड वेसल्स और जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा हो यानी कि ब्लड। ठीक है, हमने हार्ट की ओरिजिन बताई थी कि हमारे हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है। मेसोडर्मल थोरासिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द टू लंग एंड स्लाइटली टिल्टेड होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है लेफ्ट की तरफ। साइज उसका क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। एंड इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए डबल लेयर क्या प्रेजेंट होती है? पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। पेरिकार्डियम के अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं विजरल पेरिकार्डियम, बाहर वाली को हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और उन दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है। फिर हमने बोला था कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर होती है। 2 रिलेटिवली अपर स्मॉलर चेंबर जो होती है हम उनको कहते हैं एट्रिया, और जो 2 रिलेटिवली लोअर चेंबर होती है हम उनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, फिर जो ऊपर वाली साइड होती है हम उसको कहते थे बेस, और जो थोड़ी सी पैनी साइड होती थी हम उसको क्या कहते थे? अपेक्स कहते थे। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने के लिए एक वॉल प्रेजेंट होती है, हम उसको कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। थिन होती है, मस्कुलर वॉल होती है, पतली सी होती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए वॉल होती है वो होती है हमारी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। और हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड को सेपरेट करने के लिए भी वॉल होती है, जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि ओपनिंग से प्रोवाइडेड होती है, यानी कि वहाँ पर ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जिससे हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारी प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, और हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम कहते हैं मिटरनल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने कहा था कि वैल्व जो है वो काम क्या करती है? वो बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड को रोकती है, बैकवर्ड जो है ब्लड को फ्लो नहीं होने देती, ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देती है। फिर हमने एक पाथवे पढ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो कहाँ जाता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर हमारा कहाँ आता है? वो पल्मोनरी वीन में, वीन से आता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? अयोटा के अंदर, जहाँ से वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमने हार्ट का डायग्राम देखा था जिसमें हमने कहा था कि 4 चेंबर होती है हमारे हार्ट की, जो कि हमने देखी थी। फिर उसके अंदर एडिशनल जो चीज़ हमने देखी थी वो ये देखी थी कि हमारे जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती है वो एकदम प्लेन नहीं होती थी, कि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिलरी मसल। 3 पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर, और 2 पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और ये पैपिलरी मसल्स जो है वो क्या करते हैं? कॉर्डे टेंडने जो है वो वहाँ से अटैच होते हैं, किससे? हम हमारे पैपिलरी मसल से, और किससे? हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से। फिर हमने देखा था कि हमारा ब्लड जब कहाँ से कहाँ जाता है? हमारा ब्लड जब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, तो वहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेमील्यूनार वाल्व। और जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी हमारा एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हमने क्या कहा था? सेमील्यूनार वाल्व कहा था। फिर हमने पढ़ा था नोडल टिश्यू को, जो स्पेशल कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को हमने क्या कहा था? नोडल टिश्यू कहा था। ये क्या करता है? अपने आप एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, उसको नर्वस सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो कि हमारे हार्ट को मायोजेनिक बनाता है। इसका मतलब हमारा हार्ट जो है वो एक्शन पोटेंशियल यानी बीट कर सकता है ऑन इट्स ओन। ठीक है, साइनो एट्रियल नॉट थी, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी? टॉप राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, जो कि क्या कर रही थी? पेस मेकर हम कह रहे थे, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रही थी। ठीक है, हार्ट बीट को इनिशिएट कर रही थी। देन हमारा था एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट जो कि
लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट था, पेस सेटर कह रहे थे। तो उस एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉट से क्या निकल रही थी, हमारी एवी बंडल, और एवी बंडल से निकल रहे थे क्या, हमारे राइट और लेफ्ट बंडल, जिसे हम मिलाकर क्या कह रहे थे, बंडल ऑफ द हिस, जो एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट करता है। फिर हमने कहा था कि वो जो है वो हमारे पूरे वेंट्रिकल के मसल्स में चला जाता है और कुछ मिनट फाइबर्स निकालता है, जिसे हम कहते हैं पुरकेंजिया फाइबर। और हमने ये कहा था कि हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहले साइनोएट्रियल नोड, देन एवीएन, एवी नोड के अंदर जाएगी, देन एवी बंडल, एवी बंडल से कहाँ चली जाएगी, राइट और लेफ्ट बंडल, और राइट और लेफ्ट बंडल से पुरकेंजिया फाइबर। और जब वहाँ पर हमारा सिग्नल पहुंचेगा तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल हमारे क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ से हम पढ़ेंगे अपना कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ना साइकिल का मतलब समझना पड़ेगा। कार्डियक का मतलब तो हमें समझ में आता है कि एनीथिंग इज रिलेटेड टू दी हार्ट, ठीक है, लेकिन कार्डियक साइकिल क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है, जैसे कि हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर भी साइकिल का मतलब समझा था, कि कोई भी ऐसा इवेंट जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो, हम उसको क्या कह देते हैं, साइकिल कह देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। ये हमारा होता है, ये हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, sequential event that occur cycling to pump the blood to the body। ऐसा एक साइकिल, ऐसा एक इवेंट, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर चलता ही रहता है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। अब अपने कार्डियक साइकिल को शुरू करने से पहले, ठीक है, हमें सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट के अंदर कहाँ से ब्लड आ रहा है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा कहाँ पे रहा है, वो चीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि हमने उसका चार्ट देखा था, तो वो हमें आना चाहिए अब, ठीक है, वो देख लेना है। और क्या देख लेना है, और हमें ये देख लेना है कि कौन सी वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ है, और सेमील्यूनार वाल्व कहाँ है। और उसके बाद हमारा नोट्स का थोड़ा हमें पता होना चाहिए, और इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करने से मतलब स्टार्ट जब हमारा कार्डियक साइकिल होगा तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला हम कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे चारों जो चेम्बर है, दोनों एट्रिया भी और दोनों वेंट्रिकल भी, दो चारों चेम्बर, ऐसे मान लो ये चारों चेम्बर है, तो ये चारों चेम्बर किस में है, रिलैक्स स्टेट में है, ये रिलैक्स स्टेट में है। और ओके, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लास्ट लेक्चर में कही थी कि वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। वो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है, ये नोट डाल के लिख लो थोड़ा सा अलग से, कि जब हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम कह सकते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। उसी को हम क्या कह सकते हैं, सिस्टोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिस्टोल। कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हम उसको सिस्टोल कह सकते हैं। ऐसे ही जब क्या होगी, रिलैक्स होगी हमारे हार्ट की चेम्बर, हम उसको क्या कहेंगे, पोलराइज्ड कह सकते हैं, पोलराइज्ड कह सकते हैं, या फिर पोलराइजेशन कह सकते हैं, और हम उसको क्या कह सकते हैं, डायास्टोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना पता हो तो अभी के लिए हमें सिस्टोल एंड डायास्टोल तो है वो पता ही होना चाहिए। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है, और डायास्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड है और डायास्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि सबसे पहला हम कंसिडर करेंगे कि हमारे जो चारों चेम्बर है हार्ट के, वो कैसे हैं, रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में चारों चेम्बर कैसे पड़े हुए हैं, रिलैक्स स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि वो किस में है, जॉइंट डायास्टोल के अंदर है, ठीक है। इमेजिन करो अपने मन के अंदर कि 4 चेम्बर है हार्ट के, ठीक है, चारों कैसे पड़े हुए हैं, जॉइंट डायास्टोल के अंदर। इसका मतलब चारों ही कैसे हैं, रिलैक्स पड़े हुए हैं, अपने कार्डियक साइकिल को भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों ही कैसे पड़े हुए हैं, एकदम रिलैक्स स्टेट में पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो पहले हम ये लिखेंगे कि सबसे पहला हमारा जो हार्ट है वो किस में है, जॉइंट डायास्टोल के अंदर, जॉइंट डायास्टोल के अंदर है। जॉइंट डायास्टोल का मतलब क्या, कि ऑल 4 चेम्बर ऑफ हार्ट
आर इन रिलैक्स स्टेट। ठीक है, चारों चेम्बर जो है वो कैसे हैं, एकदम रिलैक्स स्टेट में है। और जब हमारे ये जो चारों चेम्बर है हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में है, तो जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होती है, ओपन होती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद नहीं होती। तो यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर हमारी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve आर ओपन। यहाँ पर हमारी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व भी क्या है, ओपन है। अब जब हमारा हार्ट जॉइंट डायस्टोल के अंदर है यानी कि रिलैक्स स्टेट में है, तब क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा होता है ब्लड, हमारे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, पल्मोनरी वीन से आ रहा होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और ऐसे ही हमारे वेना केवा से ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और वेना केवा से ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। अब हमने कहा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या है, खुले हुए हैं। तो क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और क्या हमारे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे वेंट्रिकल है वो 70% फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, 70% वेंट्रिकल जो है वो फिल्ड हो जाते हैं। हमने क्या बोला कि हमारा चारों ही जो है, हमारे चारों चेम्बर हार्ट के कैसे हैं, वो रिलैक्स स्टेट के अंदर है, यानी कि वो कैसे हैं, इन द जॉइंट डायस्टोल। अब क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट के अंदर, हमारे एट्रियास के अंदर ब्लड आ रहा है। कहाँ से ब्लड आ रहा है, हमारी पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है, हमारे वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, खुले हुए हैं, अभी बंद नहीं है, खुले हुए हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारे वेंट्रिकल्स की 70% फिलिंग हो जाती है, यानी कि खून जो है वो हमारे 70% वेंट्रिकल जो है, ठीक है, 70% वेंट्रिकल हमारा भर जाता है खून से। क्यों, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुले हुए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा वेंट्रिकल जो है वो भर चुका है, 70% फिलिंग जो है हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि जो हमारा साइनो एट्रियल नॉड है वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नॉड क्या करेगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, साइनो एट्रियल नॉड क्या कर देगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, हमारा साइनो एट्रियल नॉड जो है वो क्या कर देगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा। और जब हमारा साइनो एट्रियल नॉड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा तो वो क्या एक्शन, वो क्या हमको इम्पल्स देगा, क्या सिग्नल देगा, वो ये सिग्नल देगा कि दोनों ही एट्रिया को करना है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों ही एट्रिया को दबा देना है। अब मान लो जैसे कि तुम्हारे पास कुछ है, एक कुछ भी मान लो, तो उसके अंदर मान लो तुमने पानी भरा हुआ है। ठीक है, बलून ही मान लो जिसमें दो, तो वो तो नहीं कह सकते, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पॉलीथीन है जिसमें तुमने पानी भरा है, तो इस तरफ पानी है और इस तरफ नहीं है। तो जैसे ही तुम ऊपर के, या फिर ऐसा मान लो बॉटल है कोई, तो बॉटल के ऊपर नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर नहीं, तो जब भी तुम नीचे की ऐसी बॉटल को दबाओगे तो वो पानी क्या ऊपर जाता है। सेम उसी तरीके से जब हम अपने एट्रिया को दबाते हैं तो खून हमारे वेंट्रिकल के अंदर जाता है। वेंट्रिकल के अंदर तो पहले भी जा रहा था, क्यों, क्योंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुली हुई थी। लेकिन जब हमारे एट्रिया को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रिया को ऐसे हम दबाते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही फोर्स से हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, और जो 30% हमारा वेंट्रिकल खाली रहता है, ठीक है, वो भी भर जाता है। यानी कि हमारा वेंट्रिकल जो है वो 100% खून से भर जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो 100% खून से भर जाता है। तो हम लिखेंगे कि जब साइनो एट्रियल नॉड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो क्या स्टिमुलेट किया, स्टिम्युलेट बोथ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एट्रिया को क्या करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, जिसके वजह से क्या हो गई, 30% फिलिंग
ऑफ वेंट्रिकल, जिसके वजह से क्या हो गई 30% फिलिंग हो गई वेंट्रिकल की, यानी कि एट दिस स्टेज 100% वेंट्रिकल जो है वो हमारे फिल्ड है, फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है, फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड के साथ 100% वेंट्रिकल जो है वो भर चुका है। अभी साइनो एट्रियल नॉड ने एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट कर दिया, जिसके वजह से हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो 30% बची हुई फिलिंग थी हमारे वेंट्रिकल्स की वो भी हो गई, और एट द स्टेज 100% वेंट्रिकल जो है वो हमारा फिल हो चुका है। अभी साइनो एट्रियल नॉड जो है वो अपना एक्शन पोटेंशियल किसको भेज देगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड को भेज देगा, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड को भेज देगा, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड से ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉड से ये जाएगा हमारे एवी बंडल के पास, एवी बंडल से ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे राइट एंड लेफ्ट बंडल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम राइट एंड लेफ्ट बंडल के पास चला जाएगा, और राइट एंड लेफ्ट बंडल से ये कहाँ चला जाएगा, राइट एंड लेफ्ट बंडल से ये चला जाएगा हमारे पुरकिंजे फाइबर के अंदर, ठीक है, फाइबर। अब पुरकिंजे फाइबर में जब हमारी एक्शन पोटेंशियल आ चुकी है, ठीक है, तो उसके वजह से ये क्या एक्शन पुरकिंजे फाइबर जनरेट, पुरकिंजे फाइबर क्या जनरेट करेगी, वो भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी, और जब वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, तो जब ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी तो ये क्या सिग्नल देगी, ये स्टिमुलेट करेगी दोनों ही वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अब जब दोनों ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जब वेंट्रिकल को ऐसे दबाओगे तो क्या ब्लड फिर से हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं, सॉरी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इसी के वजह से कि जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाती है। ऐसे एट्रिया को क्या किया, दबा दिया, एट्रिया को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे करके मान लो ये एट्रिया है, ठीक है। अब हमारे पुरकिंजे फाइबर के अंदर क्या आ चुका है, सिग्नल आ चुका है, स्टिमुलस आ चुका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुकी है। क्या करेंगे, वेंट्रिकल को दबा देंगे। अब जैसे ही वेंट्रिकल को दबाया तो इतनी तेज ये दबती है कि क्या होता है कि हमारे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे खुले हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे खुले हुए होते हैं। तो जब यहाँ से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो वो ऐसे धक्का मार के इनको क्या कर देती है, ऊपर की तरफ बंद कर देती है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं। फर्दर प्रेशर इंक्रीज होता है, जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो फर्दर और प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से हमारी सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो खुल जाती है, और जैसे ही हमारी सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो खुलती है तो हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है आयोटा के अंदर, जहां से वो पूरी बॉडी को भेज दिया जाता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि पुरकिंजे फाइबर ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, जिसके वजह से क्या हुआ, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों ही वेंट्रिकल क्या कर देंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, दोनों वेंट्रिकल क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे कि वेंट्रिकल का क्या हुआ है, सिस्टोल। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे, यानी कि वेंट्रिकल का क्या हो चुका है, सिस्टोल हो चुका है, ठीक है, वेंट्रिकल का क्या हो चुका है, सिस्टोल हो चुका है। और यहाँ पर जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, जैसे मान लो ये हमारी एट्रिया है और ये हमारी वेंट्रिकल है। अब क्या हुआ कि हमारे एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई पहले, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मान लो हमारी एट्रिया क्या कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो वेंट्रिकल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वेंट्रिकल के पास जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचती है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वैसे ही तुरंत हमारी एट्रिया जो है वो क्या होती है, रिलैक्स्ड हो जाती है, एट्रिया हमारी क्या हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। जैसे देखना, ठीक है, समझना, ये एट्रिया मानना, ये दोनों वेंट्रिकल मानना, ठीक है, एट्रिया हुई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल आ चुका है पुरकिंजे फाइबर के पास, अब हमारी वेंट्रिकल होगी कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ हमारी एट्रिया क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी, यानी कि एट्रिया किस में आ जाएगी, डायस्टोल में, एकदम ऐसे, ठीक है, फटाक से ऐसे होता है, क्योंकि हमारी कार्डियक साइकिल ही सिर्फ खाली 0.8 सेकेंड की होती है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल हुआ, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगी, हमारी जो एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया का क्या हो जाएगा, रिलैक्स, एट्रिया क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, एट्रियल
डायास्टोल। एट्रिया का क्या कह सकते हैं, डायास्टोल की हमारी एट्रिया क्या हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। अब जब क्या होता है कि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी कि वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वेंट्रिकल सिस्टोल, तो वहां पर क्या होती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू विच ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve आर क्लोज्ड, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाती है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो फिर से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो वो हमारी क्लोज हो जाती है। फर्दर प्रेशर हमारा बढ़ता है, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से हमारी क्या होती है, सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन हो जाती है, सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन हो जाती है और हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ चला जाता है, सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन हो चुकी है तो ब्लड जो है वो क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, आयोटा के अंदर चला जाएगा, जहां से वो पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो इतना ही हमारे कार्डियक साइकिल के अंदर होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारी ये जो है, हमारी कौन सी कहाँ गई, ये यस, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होती है। ठीक है, जब बंद होती है फोर्स के वजह से, ड्यू टू विच द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर क्लोज्ड। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होती हैं प्रेशर की वजह से, तो एक साउंड आती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये वाल्व है, ठीक है, तो ये वाल्व अगर बंद होती है, मान लो ऐसी है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड का प्रेशर आता है, तो ऐसी बंद हो जाती है। तो जब वो बंद होती है ऐसे, तो एक आवाज आती है। ठीक है, एक आवाज आती है और वो आवाज कौन सी होती है, वो आवाज होती है लब। ठीक है, कौन सी आवाज होती है, लब। ठीक है, जो कि हम अलग से भी लिख लेंगे, तो यहाँ पर लब साउंड हमें सुनाई देती है। ठीक है, वैसे ही जब हमारी सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन, कैसे ओपन होती है, फोर्स्ड ओपन। ठीक है, फोर्स्ड इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसे ओपन होना पड़ता है। तो जब सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन होती है तो हमें एक साउंड आती है जिसको हम कहते हैं डब। ठीक है, तो जो टीवीओ में दिखाया जाता है धक धक, तो धक धक साउंड नहीं होती, वो क्या होती है, लब डब। और लब डब साउंड जो होती है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, और वो हमारे कब आती है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब आती है लब साउंड, और जब हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व हमारे ओपन होते हैं तब हमारी आती है डब साउंड। ठीक है, तो वो हमारे साउंड होते हैं, जिसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये तो हमारी देखो कार्डियक साइकिल जो हो गई है वो खत्म। इतना ही हमारे कार्डियक साइकिल के अंदर होता है, लेकिन एक बार हम फिर से समझ लेते। समझो, सबसे पहले इमेजिन करो कि हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट था वो कैसा था, जॉइंट डायास्टोल के अंदर था, यानी कि जॉइंट डायास्टोल के अंदर था, जहां पर हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले हुए थे, ब्लड हमारे एट्रियम्स के अंदर आ रहा था, एट्रियम से हमारे वेंट्रिकल के अंदर जा रहा था, सैंड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, जिसके वजह से हमारे एट्रिया हो गए कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया हो गए कॉन्ट्रैक्ट। तो 70% फिलिंग पहले ही हो चुकी थी वेंट्रिकल की। जब एट्रिया हुई कॉन्ट्रैक्ट हमारी, तो क्या हुआ कि हमारी 30% फिलिंग वेंट्रिकल की हो गई और वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर गया। एक्शन पोटेंशियल एवीएन के पास चला गया, जहां से वो एवी बंडल पे चला गया, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजी फाइबर। जैसे ही पुरकिंजी फाइबर के पास हमारा एक्शन पोटेंशियल जाता है, तो वो क्या करता है, हमारे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। तो वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुई तो लब साउंड आती है, प्रेशर फर्दर इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हमारी सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो खुल जाती है। और जब सेमी ल्यूनार वाल्व खुलती है तो हमें एक साउंड आता है जिसको हम कहते हैं डब। ठीक है, सेमी ल्यूनार वाल्व हमारी खुल चुकी है, तो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, अयोटा के अंदर चला जाता है। बस खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लब डब वाला लिख लेते हैं। ड्यूरिंग cardiac cycle, two sounds are produced or are here। एक होती है लब और एक होती है डब। ठीक है, तो लब साउंड कब आती है,
क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। और डब कब आती है? सॉरी, यहाँ पे मैंने ओपन बोल दिया, ठीक है। जब हमारी ये डब साउंड ओपन होने में नहीं, जब हमारा ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, फिर से हमारे कहाँ चला जाता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के अंदर। जब हमारा ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के अंदर, तब क्या होता है कि बैकवर्ड हमारा बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, ब्लैक ब्लड का, कि ब्लड फिर से वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए, तो हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम। फिर क्या होगा, हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। सेमी ल्यूनार वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से एक साउंड आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, डब कहेंगे। क्या कहेंगे, डब कहेंगे। और जब एक बार हमारा ब्लड चला गया, ठीक है, सेमी ल्यूनार वाल्व हो गए क्लोज, तो फिर से हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है और पूरा हार्ट हमारा फिर से किसके अंदर आ जाता है, जॉइंट डायस्टोल के अंदर आ जाता है। तो ये भी हमारा किसके वजह से होगा, क्लोजर ऑफ दी सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है। किसके वजह से आता है, क्लोजर ऑफ दी सेमी ल्यूनार वाल्व की वजह से ही हमारा क्या आता है, डब साउंड आता है, ठीक है। और ये साउंड जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी कि डॉक्टर लोग सुनते हैं ये वाला आवाज़ भी, ठीक है। तो ये हमारी ये हो गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ भी क्या देखना है, हमने यहाँ देखना है कुछ टर्म्स को, जैसे कि हमारा कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, फिर हमारे कार्डिक साइकिल होती कितनी देर की है, कैसे होती है, ठीक है, कितना ml ऑफ द ब्लड वो पंप करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी यहाँ पर समझनी है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारी हार्ट 1 मिनट में कितनी टाइम बीट करती है, 70 to 75 टाइम, लेकिन एवरेज कितना लेकर चलते हैं, 72 टाइम, ठीक है। तो 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट हमें देखने को मिलती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें हमारे 72 बीट्स जो है वो देखने को मिलते हैं 60 सेकेंड्स में, ठीक है। 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी एक बीट जो है वो हमारी कितनी सेकेंड्स की होगी, ठीक है। एक बीट हमारी कितनी सेकेंड की होगी, जब 72 बीट्स हमारी 60 सेकेंड की है, तो एक बीट जो है वो कितने सेकेंड की होगी, तो हम 60 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 72, तो जिससे हमारा आएगा 0.8 सेकेंड। यानी कि जो हमारी एक बीट है वो कितने देर की होती है, 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। एक बीट जो है, एक बीट वो कितने देर की होती है, 0.8 सेकेंड की। यानी कि हमारी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्लड चला गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया हो गया हमारा डायस्टोल पे, और ब्लड हमारा कहाँ चला गया, हमारे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के अंदर। तो ये सारे काम कितने देर पे हो जाते हैं, खाली 0.8 सेकेंड के अंदर हो जाते हैं, एकदम फटाफट से चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है कि 0.8 सेकेंड ये हमारी ड्यूरेशन होती है किसकी, कार्डियक साइकिल की। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये हमारी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। ये हमारी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल है, जो कि कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। फिर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी होती है जिसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितना, ठीक है, कि कितना ml, कितना वेंट्रिकल, कितना हमारा वेंट्रिकल जो है वो पंप कर रहा है हमारे ब्लड को पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, कि कितना हमारा वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, पर बीट, एक बीट के अंदर कितना ब्लड पंप हो रहा है उसको हम कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और कार्डिक आउटपुट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ दी बीट, या फिर जिसे हम क्या कह देते हैं, हार्ट रेट कह देते हैं, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ दी बीट, नंबर ऑफ बीट भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट,
ठीक है, एक बीट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप करती है हमारी वेंट्रिकल, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कितनी होती है हमारी 70 ml होती है। ठीक है, तो यहाँ हम कार्डियक आउटपुट को निकाल सकते हैं 70 इंटू हार्ट रेट कितनी होती है 72 हमने एवरेज बोला, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 5040। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्स हमारी कितनी होती है 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, कितनी होती है 5 लीटर पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट कोई पूछे तो वो कितनी होती है 5 लीटर होती है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ दी ब्लड पंप कर रही है हमारी वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो कि हमारी कितनी होती है 5 ml पर लीटर। कितनी होती है 5 ml पर लीटर। अब क्या होता है कि ये जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, एज वेल एज हमारी हार्ट रेट है, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, हम स्ट्रोक वॉल्यूम को और अपने हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम दौड़ लो बहुत ज़्यादा या फिर तुम कोई एक्सरसाइज कर लो, तो दिल कितना जल्दी 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 धड़कने लग जाता है। जल्दी जल्दी धड़क रहा है यानी कि 1 मिनट के अंदर कुछ ज़्यादा टाइम धड़क रहा है। मान लो 80 बीट्स हो रहे हैं पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 80 बार धड़क रहा है, यानी कि उतना ही ज़्यादा हमारा ब्लड भी पंप कर रहा होगा वेंट्रिकल। अब जितना वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है पर बीट, उसी को तो हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी चेंज हो सकती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है, अगर हमारी बीट चेंज हो रही है कि बीट 1 मिनट के अंदर चेंज हो रही है, तो एज वेल एज हमारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट आता है कैसे, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से। हार्ट रेट को हमने बदल दिया, कोई एक्सरसाइज कर ली जिसकी वजह से हार्ट रेट थोड़ी तेज हो गई, हार्ट रेट तेज हो गई, ठीक है, अब हम उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्डियक हार्ट रेट को। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, कार्डियक आउटपुट आ रहा है। हार्ट जल्दी 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 बीट करने लगी, तो क्या यहाँ पर हमें 72 के जगह पर जितना हमारी हो रही होगी 1 मिनट के अंदर, जितनी बार हमारा हार्ट बीट हो रहा होगा वो रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ चेंज कर देंगे तो क्या हमारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम तो नहीं भी चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ये दो तो हमारे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो भी हमारे एथलीट होते हैं, यानी कि जो खेलते कूदते रहते हैं, तो उनका जो ये जो होता है कार्डियक आउटपुट वो ज़्यादा होता है देन द नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको भी, तो ये भी हमने लिख लिया। और यहाँ पर हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो होता है खत्म। अब हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, कार्डियोग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं, ECG। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमें दो नाम दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम चीज़ नहीं होती। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ का मतलब होता है जहाँ ग्राफ हो, ठीक है, उससे ये समझ जाना कि ये हमारा ग्राफ नहीं है। ठीक है, टीवीज में देखा होगा कि ऐसे 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 ऊपर ऊपर नीचे लाइन करके क्या आती है, हॉस्पिटल्स पे एक मशीन के अंदर देखा जाता है। तो वो जो मशीन होती है उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो, ये आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ग्राफ, यानी कि उल्टा है। ठीक है, जिसपे ग्राफ है वो है मशीन, जिसपे ग्राम है वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब जैसे कि हमने टीवी सीरियल्स पे देखा भी होगा कि वो पिप 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 पी करके आवाज़ आती है, और जब पी करके आवाज़ आती है तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो वो भी देखा होगा। तो वही हमारा क्या होता है, ECG होता है। अब उसमें होता क्या है कि हमें जो ECG है, तो ECG सबसे पहले है क्या, हम वो लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, इट इज़ अ graphical representation of electrical activity of the heart, electrical activity of heart।
ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। यानी कि जो हमने साइकिल देखी जहाँ पर हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, देन हमारे एट्रिया रिलैक्स्ड हो रहे थे, ठीक है, तो ये जो होती है तो इसी चीज़ को ग्राफ की फॉर्म में लिख दिया जाता है, ग्राफ की फॉर्म में बना दिया जाता है मशीन द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। ठीक है, साइकिल। ओके, अब क्या होता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड ईसीजी निकालनी होती है, जो कि हम आगे देखेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड ईसीजी जो है वो दिखती कैसे है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड ईसीजी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दो लीड्स को कहाँ कनेक्ट करते हैं, अपनी रिस्ट पर, यहाँ पर दो लीड्स को कनेक्ट करते हैं और एक हमारी लेफ्ट एंकल यानी कि घुटने में लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ऑब्टेन ECG three leads, two in wrist and one in left ankle, ठीक है, एंकल्स में लगाई जाती है, आर अटैच होते हैं। ठीक है, और अगर हमें एकदम डिटेल स्टडी करनी हो, ईसीजी एकदम डिटेल चाहिए, तो मल्टीपल लीड्स यानी कि बहुत सारी लीड्स जो है वो चेस्ट रीजन में लगाई जाती है, और वो मल्टीपल यानी कि बहुत सारी, यानी कि कितनी सारी, 12 लीड्स। ठीक है, 12 लीड्स कहाँ लगाई जाती है, चेस्ट रीजन में लगाई जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर डिटेल स्टडी मल्टीपल लीड्स यानी कि 12 आर अटैच इन चेस्ट रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि इस ईसीजी के अंदर हर एक जो वेव है, ठीक है, ये वेव जो है वो लेटर पी टू लेटर टी है, लेकिन यहाँ पर हर एक वेव जो है, हर एक लेटर जो है वो कुछ ना कुछ दर्शा रहा होता है, कुछ ना कुछ हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले उसको बनाते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो वो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पी वेव, ये होता है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा होता है टी वेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पी वेव हमें क्या दिखाता है, पी वेव जो है वो हमें क्या बताता है। तो अगर हम बात करेंगे जो पी वेव है, ये हमें क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ये हमें दिखाता है कि अब इनकी एट्रिया जो है वो डीपोलराइज्ड हो गई है। डीपोलराइज्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिस्टोल हो चुकी है, सिस्टोल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शो डीपोलराइजेशन या फिर सिस्टोल, ठीक है, ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन या फिर ऐसा कह लो सिस्टोल ऑफ द एट्रिया, ये हमें दिखाता है। ठीक है, अगर हम बात करें QRS कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, इसकी QRS कॉम्प्लेक्स की, तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन का अगेन क्या मतलब होता है, सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल, डीपोलराइजेशन और सिस्टोल ऑफ दी वेंट्रिकल दिखाता है। और ये जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है या फिर ये ऐसा कह लो जो डीपोलराइजेशन है, वो हमारी वेंट्रिकल की कब स्टार्ट होती है, ठीक है, जब हमारा ये जो क्यू वेव है, ठीक है, ये जो हमारा क्यू वेव है, ठीक है, तो जब हमारा क्यू वेव स्टार्ट होता है तभी हमारी जो डीपोलराइजेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल की, स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी हम लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्ट आफ्टर द मार्क ऑफ क्यू वेव। ठीक है,
तो ये हमारी, और ये जो टी वेव है, ठीक है, ये जो टी वेव है ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें दिखाती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है डायास्टोल, ठीक है, क्या मतलब होता है डायास्टोल भी मतलब होता है, तो ये हमें दिखाती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें दिखाती है रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डायास्टोल, ठीक है, कि हमारी वेंट्रिकल जो है वो कैसे आ रही है, रिलैक्स स्टेट पे। तो यहाँ से हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ से हमारी वेंट्रिकल जो है वो क्या हो रही है, नॉर्मल स्टेट के अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन आई नहीं है। अभी ये रिलैक्स हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द टी वेव, जब हमारा टी वेव खत्म हो जाता है तो ये हमें क्या दिखाता है, एंड ऑफ द सिस्टोल, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज थी वो खत्म हो चुकी है, एंड ऑफ सिस्टोल। ये एंड ऑफ दी टी वेव हमें क्या दिखाता है, एंड ऑफ दी सिस्टोल दिखाता है, ठीक है, एंड ऑफ दी क्या दिखाता है, सिस्टोल दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं ईसीजी, ठीक है, जिसमें हमारा हर एक वेव जो है वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट हैज़ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। अब अगर इसमें कोई भी डेविएशन हो रही हो, ठीक है, कोई भी डेविएशन होती है तो हम क्या कह देते हैं कि जैसे कि मान लो ये हमारा नॉर्मल है, यानी कि सबके अंदर दिखना तो हमारा ईसीजी ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी किसी के अंदर हमारा ऐसे ईसीजी नहीं दिखता, और ऐसा ईसीजी नहीं दिखता तो वो क्या है, हमारा नॉर्मल से डेविएटेड है, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा अलग है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई ना कोई डिजीज है उस इंसान के अंदर जिसका ईसीजी ऐसा नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे एनी डेविएशन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप शो द डिजीज, कोई ना कोई वो डिजीज, कोई ना कोई वो बीमारी जो है वो दिखाता है। जैसे मान लो कि अगर हमारी ये जो पी वेव है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, ठीक है, ऐसे थोड़ी और बड़ी हो जाती तो क्या होता, उसका मतलब ये होता कि जो एट्रिया का साइज है वो बढ़ गया है। अगर हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ी और बड़ी हो जाती तो उसमें हमारा क्या दिखाता कि हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर हमारी ये जो पी वेव, सॉरी, ये जो हमारी टी वेव है ये क्या हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम है हमारे हार्ट के पास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर पी वेव इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो चुका है, साइज ऑफ एट्रिया इंक्रीजेस, ओके। और अगर हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाली जो वेव है वो इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या कि हार्ट अटैक आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हमारी टी वेव स्ट्रेट हो जाती, या फिर ऐसे कह लो प्लेन हो जाती, सीधी हो जाती, तो उसका क्या मतलब होता कि लो ऑक्सीजन सप्लाई, कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हार्ट के पास अच्छा नहीं है। तो ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए तो हुए नहीं है, याद रखना हो तो रख सकते हो, नहीं रखना तो नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईसीजी भी होता है ख़त्म। सो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर में हमारे जो दो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं हमारा डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, जिसके अंदर हमें पढ़ना है, जैसे हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि हमारा बाय द आरआरसी, ठीक है, और आरआरसी भरा था जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पढ़ा था, ठीक है। जो हमने वैसे पढ़े थे ब्रेन रीजन के अंदर कहाँ से क्या कंट्रोल होता है, सेम यहाँ पर भी हमें देखना है कहाँ से क्या कंट्रोल होता है। वैसे डायरेक्टली तो कुछ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी। फिर हम क्या देखेंगे, डिसऑर्डर देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर कौन से डिसऑर्डर कब हो जाते हैं, और उसका क्या मतलब उसमें होता क्या है, उसके वजह से क्या होता है, वो होता कैसे है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। यानी कि एक लेक्चर और बचेगा, तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।